स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री यूरेका चैनल में। और आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। और जैसे चैप्टर 9 जो है आपका वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सहसंयोजक यौगिक। तो बच्चों ये इससे क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। और IUPAC जो नामकरण है, IUPAC नोमेनक्लेचर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, वो हम आपको करा चुके हैं पहले वीडियोस में। इसके बाद अब इसमें जो बॉन्डिंग है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है मेटल और लिगेंड के बीच, उसको एक्सप्लेन किया। तो वर्नर थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। वर्नर ने कंपाउंड्स बनाए, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बनाया उन्होंने, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो किसने एक्सप्लेन की ये? तो इसमें दो थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पहले वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई की गई, फिर उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे उनके लिए अप्लाई की गई है। तो हम देखेंगे इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना चाहेंगे कि कहाँ से आखिर जो बॉन्डिंग की स्टार्टिंग होती है, कहाँ से होती है, कि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो 1916 में GN लुइस ने केमिकल बॉन्ड्स को बताया कि किस टाइप से केमिकल बॉन्ड बनता है। आपने लुइस सिंबल क्लास 11th में पढ़े होंगे, लुइस सिंबल के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर देखिए, जैसे हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, दो डिफरेंट एटम्स हैं ये, और हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग के टू शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बना सकते हैं। ये किसने बताया? लुइस ने। और दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। तो जैसे Cl है, इनको लुइस सिंबल कहा था। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनको लुइस सिंबल से शो किया गया है, आउटर मोस्ट हैं। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो इस टाइप से लुइस ने एक बेस बना दिया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शेयर हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे क्या शेप होगी किसी मॉलिक्यूल की, लिंकेज किस टाइप की होगी, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होंगी, कलर क्या होगा, ये कुछ नहीं बता पाए। केवल उन्होंने लुइस सिंबल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ये बताया कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं दो एटम्स के बीच। यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है इस टाइप से। लेकिन उन्होंने कोई एंगल की बात नहीं की कि बॉन्ड एंगल क्या होगा इसमें। जैसे Cl और Cl, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स लिए उन्होंने, जैसे H और H, यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोसेल और लुइस का आपने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था कि हाँ, वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, अपना स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके बाद क्योंकि इसमें कमियां थी बहुत सारी, बेस जरूर GN लुइस ने दिया है। 1927 में, 1916 के बाद 1927 में हिटलर और लंदन थ्योरी की गई। उसमें क्या था, उन्होंने कैलकुलेटेड द बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशंस। क्वांटम मैकेनिकल के बेस पर जो वेव फंक्शंस होते हैं वो आपस में मिलते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उनके जो वेव फंक्शंस हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं उनकी, वो आपस में मिलती हैं और आपस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ओवरलैप करती हैं। और जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसे कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके वो क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां बॉन्ड बन जाएगा।
तो सभी का अब तक जो भी हैं, तो यहां पे एक ओवरलैप कॉन्सेप्ट दिया गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे यहां पर अगर हम इसको समझाना चाहें तो देखिए, इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हाइड्रोजन अगर एटम की बात करूं तो ये यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और जहां ये मिल जाएंगे दोनों अब क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने के बाद में क्या है कि बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों के बीच क्या हो जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये है कोई एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और दूसरा है, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का। जब दोनों मिलते हैं तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहा है वो इस टाइप से दिखाया जा सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस टाइप से उसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी कमियां रही, ये हिटलर और लंदन की जो थ्योरी थी 1927 में, इसमें भी कमियां रही। इसमें ये कि ये भी कुछ जो शेप है उसके बारे में नहीं बता पाए, कोवेलेंट बॉन्डिंग किस डायरेक्शन में हो रही है इसके बारे में नहीं बता पाए ये। तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाना है, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं इन्होंने बताया। नेक्स्ट आता है 1927 के बाद ये लिनियस पॉलिंग। इन्होंने इन दोनों थ्योरीज को, एक तो लुईस की थ्योरी और हिटलर लंदन की थ्योरी, इन दोनों का इन्होंने क्या किया, यूज किया, और इन दोनों थ्योरीज को मिला के इन्होंने अलग से कुछ उसमें ऐड किया अपना कॉन्सेप्ट। ये तो पता चल गया था कि हाँ, बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर सेल के, वैलेंस सेल के, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिल सकती हैं और बॉन्ड बना सकती हैं। ठीक, तो इन्होंने दो चीजें ली, अपनी तरफ से इन्होंने ऐड की और एक नया थ्योरी का नाम दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसमें दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो रेजोनेंस का 1928 में, और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, कि ऑर्बिटल के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी ऑर्बिटल मिलके अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो ये 1930 में दिया गया ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन। आपने पढ़ा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो इन्होंने ही दिया था कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आपस में मूव कर सकती हैं, घूम सकती हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के बीच, वो क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो इस पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा इसको समझने से पहले हम उसमें जा रहे हैं कि ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि आगे हमें समझना है कि मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल भी आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम पढ़ेंगे, तो उसको समझाने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड बना रहे हैं। फिर आता है इसी में 1930 के बाद 1931 में पॉलिंग स्लेटर थ्योरी आई, पॉलिंग और स्लेटर थ्योरी। तो इसमें क्या था, इन्होंने एक्सप्लेन किया डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कि किस डायरेक्शन में बॉन्ड बनते हैं, उनकी शेप क्या होगी, ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन है ओवरलैप करने की, एक दूसरे में मर्ज हो जाने की, वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है, और उसी के बेस पर इन्होंने शेप उसकी एक्सप्लेन की मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की, और ये इस थ्योरी के कुछ जो पोस्टुलेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में तो वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। द टू ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग द इन ओवरलैपिंग मस्ट बिलोंग टू टू डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स के होने चाहिए।
वो जो ओवरलैप करने वाले हैं वो 2 डिफरेंट एटम्स के होने चाहिए। तो यहां से हम इसको ऊपर से रफ किए देते हैं इसको समझाने के लिए। ये आपने समझ लिया होगा कि कोवलेंट बॉन्डिंग को समझाती हैं, ये भी जो भी थ्योरी आई है ये कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं। तो मेन जो है वो है हिटलर और लंदन की थ्योरी। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, यहां पर ओवरलैपिंग, जैसे ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम, ये हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है प्लस ये हाइड्रोजन का दूसरा ऑर्बिटल है, इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों अपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल मिलेंगे और क्या बनेगा, ये ओवरलैप कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ जाएगी इन दोनों के बीच में। वो जो एरिया होता है जहां पर ओवरलैपिंग होती है उसे बच्चों बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया, या और वहां जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मैक्सिमम होती है। क्लियर। तो यहां पर ये आपने समझ लिया होगा कि एक एटम है, ये दूसरा एटम है और ये दोनों ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। बहुत इजी है ये। तो 2 orbitals having unpaired electrons, overlapping must belong to 2 different atoms, अलग अलग एटम है, चाहे एक ही एलिमेंट के 2 एटम हो सकते हैं लेकिन वो होंगे अलग अलग। and the electrons present in them must have opposite spin, और अपोजिट स्पिन्स वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिलते हैं और बाद में भी अपोजिट ही रहते हैं। यहां पर उनका जब ये मॉलिक्यूल बनता है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो ये क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वहां पर उनके स्पिन क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं और इन दोनों पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बराबर हो जाता है दोनों का ही। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग द स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड, जितना ओवरलैपिंग अच्छी होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर। तो बॉन्ड किस टाइप के बन सकते हैं, अब देखिए, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनता है। जैसे इस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है तो इसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। अगर एक्स एक्सिस में हो रही है तो यहां तो एस ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन का, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस, इसका भी एस, तो ये सिमेट्रिकल है, इसकी कोई एक्सिस नहीं होती है। हर डायरेक्शन में एक्स हो या वाई हो या जेड हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लेकिन हाँ, अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल आप जानते हो डंबल शेप होता है, इस टाइप से डंबल शेप होता है। तो ये किस डायरेक्शन में है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, पी एक्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है और ये दूसरा है कोई ऑर्बिटल, इस टाइप से दूसरा है, तो दूसरे ओवरलैप करेगा इससे पी एक्स। तो जिस डायरेक्शन में ओवरलैप हो रही है तो बॉन्ड वहीं बन रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। तो द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो सिग्मा बॉन्ड है वो किससे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। देखिए यहां पर एक्सिस के अलोंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड एक्सिस के अलोंग। यहां भी एक्सिस के अलोंग है तो यहां भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। एक्सिस का मतलब एंड टू एंड, एंड टू एंड समझ सकते हो आप बच्चों कि जैसे ये है, ये इसका एंड है स्पेन का और ये इसका एंड है। हेड टू हेड भी कह सकते हैं इसको, हेड टू हेड, ये मिल जाते हैं, हेड टू हेड में ये मिल जाते हैं। ठीक, ये इसे हम एक्सियल, एक्सिस के अलोंग भी कह सकते हैं। तो एक्सिस के अलोंग मिलना, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरा होता है
ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। साइड वाइज समझिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको मैं यहां से रफ किए देता हूं। साइड वाइज ओवरलैपिंग को समझाने के लिए ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। साइड वाइज को समझाने के लिए देखिए, जैसे ये कोई पी ऑर्बिटल है और दूसरा कोई पी ऑर्बिटल है, ये इस टाइप से हैं, तो इनके हेड न मिलके इस टाइप से बॉन्ड बने, ये, या इसको अलग से समझाएं हम तो ऐसे भी समझा सकते हैं, ये है और ये है, तो इनके बीच ऐसे साइड से जो ओवरलैपिंग होती है वो बॉन्ड बनता है पाई। तो अनहाइब्रिड अगर पी ऑर्बिटल हैं तो उनके बीच पाई बॉन्ड बनता है। ऐसे देखिए, ये है और ये एक ऑर्बिटल, ये है एक ऑर्बिटल, ये है, इनके हेड नहीं मिल पा रहे, ये वाले हेड नहीं मिल पा रहे, इस टाइप से साइड वाइज ओवरलैप हो रही है। ठीक, तो ये क्या है, लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। और पहले वाली जो थी, अगर ये पी ऑर्बिटल इस टाइप से होते तो ये कौन सी होती, सिग्मा ओवरलैप। क्लियर बच्चों। बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉलोज द ऑर्डर। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा है, तो उसमें ओवरलैपिंग अच्छी होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होता है। तो न्यूक्लियस के पास तो एस एस ओवरलैपिंग वो अच्छी होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो एस एस के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। एस पी, एस और पी के बीच, जैसे एस ऑर्बिटल है, ये एस है और ये पी है, इसके बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। और पी पी की बात करें तो वो भी क्या होगी, कम होगी। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ समझा दिए आपको। ये है कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग बताई गई है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच। अगर हम बात करें कि सिंगल बॉन्ड की, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, सिग्मा होगा। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक यहां पर सिग्मा होगा और दो क्या होंगे, पाई होंगे, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कुछ बॉन्डिंग है। और ओवरलैपिंग, मेन जो कॉन्सेप्ट है क्या है, ओवरलैपिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरलैपिंग। कि ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैप का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, एक एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में मिलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक तरीके से शेयरिंग वाला बॉन्ड बनता है। तो ये किसको बताता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग को। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हम जो अब आने वाले हैं आगे, हम एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसको समझाने के लिए कि किस टाइप से किस में ओवरलैपिंग हो सकती है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे नाइट्रोजन का ले सकते हैं या क्लोरीन का ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन में पीपी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट जो आता है, अब इसके बाद ये तो था सिंपल मॉलिक्यूल्स में ओवरलैपिंग होना। सिंपल मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन हुआ, HCl है, HCl का आप देख सकते हैं। HCl में ओवरलैपिंग किस टाइप से होती है, देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1 होता है एटॉमिक नंबर 1s1, तो इसका ऑर्बिटल कौन सा है, s। Cl की बात करें तो Cl होता है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहां पर देखिए बच्चों, ये तो सारे फील्ड हैं, p5 ये वेकेंट है यहां, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 ये वेकेंट है। ये ऑर्बिटल वेकेंट नहीं, हाफ फील्ड है। ये क्या है, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर ये हाफ फील्ड है, ये वाला कौन सा है, p है, तो और ये क्या है, s है।
ये S है किसका, हाइड्रोजन का, और ये P है, P किसका है, ये Cl का P है, इसको P, और किसका है, ये Cl का है। ये दोनों मिलेंगे ऑर्बिटल, और किस टाइप से मिलते हैं ये, इसको देखिए, ये समझ में आ रहा होगा कि P वाला ही इससे ओवरलैप करेगा। तो P वाला किस टाइप से ओवरलैप करेगा बच्चों, देखिए ये S है और P इस टाइप से ओवरलैप करेगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, sp ओवरलैप, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक्सिस के अलोंग हो रहा है, एक्सिस के अलोंग, इस टाइप से एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो रहा है, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर बच्चों, ये हमने आपको आप पीपी के भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक Cl है और दूसरा Cl है, एक Cl में p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, दूसरे Cl में p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो pp ओवरलैप हो जाएगी, वहां भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो HCl के बीच आप दिखा सकते हो ये सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर, ठीक, तो ये हो गया बच्चों आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप्स होगी, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बच्चों, यहां पर इसे मैं रफ किए देता हूं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किस टाइप के हैं, अभी जो HCl, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये जो बताए सभी हमने, ये क्या थे, सिंपल मॉलिक्यूल हैं, समझिए इसको, जैसे Cl2 के बीच Cl, Cl, H, H और N ट्रिपल बॉन्ड N के बीच ओवरलैपिंग, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या हैं, सिंपल हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूल्स देखिए, जैसे हम बात करें CO, NH3 का होल 6, Cl3, ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसमें, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, एक सिंपल आयन है, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सिंपल, ये किस टाइप से बॉन्डिंग होगी, यानी NH3 मॉलिक्यूल CO से, मेटल से किस टाइप से जुड़े हुए हैं। तो हम इसी पे आ रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप के, लुइस कॉन्सेप्ट था वो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए था, हिटलर और लंदन का था वो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे हाइड्रोजन एटम का उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शंस मिलते हैं, आपस में बॉन्डिंग होती है, वो बताया। फिर लिनियस पॉलिंग और स्लेटर ने रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर बताया है बॉन्डिंग को, और उन्होंने हाइब्रिड जो सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट वो बताया है। यहां भी अगर हम स्लेटर और पॉलिंग के कॉन्सेप्ट को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो किस टाइप से अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों यहां पर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगर हम पॉलिंग और स्लेटर थ्योरी को अप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए, जो कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं, तो उस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स होंगे वो क्या होंगे, वहां पे भी कोवैलेंट इंटरेक्शन को ही बताती है ये थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्डिंग को, कि मेटल और लिगेंड के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट होता है। तो मेटल और लिगेंड तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया FeCN होल 6 4 नेगेटिव, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर ये मेटल है और ये लिगेंड है। लिगेंड आप जानते हो कि लोन पेयर डोनर स्पीसीज होती है जो लोन पेयर देती है मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में, तो ये लिगेंड है और ये मेटल है। तो इन दोनों के बीच
जो इंटरेक्शन होता है वो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स के बीच, इसके ऑर्बिटल के बीच और इसके ऑर्बिटल के बीच, और वो ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। तो कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप का कोवेलेंट इंटरेक्शन है। ये जब इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और वो भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो बच्चों यहां पर देखिए मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं इस थ्योरी के। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन कोवेलेंट इंटरेक्शंस बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल में रहती है मेटल, जैसे Fe है, और Cn 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 और Cn, ये मिडल में रहती है यहां पर। तो ये जो बॉन्डिंग है किस टाइप की है, कोवेलेंट। ये सेंट्रल मेटल एटम है और आयन भी हो सकता है ये, तो कोवेलेंट इंटरेक्शन को बताता है ये। दूसरा पॉइंट है द सेंट्रल मेटल loses a fixed number of electrons, thus creating vacant orbitals equal to its coordination number and increasing the effective nuclear charge of central metal atom और central metal ion। बच्चों लिखने में टाइम लगता है इसलिए हमने उसको पहले लिख लिया है, एक्सप्लेन कर देंगे इसको अच्छी तरीके से। तो देखिए इंटरेक्शन करने के लिए यहां पर कुल कितने हैं, 6 हैं, जैसे 6 लिगेंड हैं। तो 6 लिगेंड के लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए एक लिगेंड एक लोन पेयर दे रहा है, तो 6 लिगेंड 6 लोन पेयर देंगे। तो 6 लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करने के लिए मेटल को 6 ही ऑर्बिटल वेकेंट करने पड़ेंगे, खाली करने पड़ेंगे, जब भी तो लोन पेयर एक्सेप्ट होंगे। अगर मान लीजिए मेटल पर या मेटल आयन पर ऑर्बिटल ही वेकेंट नहीं है तो क्या वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं। तो ऑर्बिटल वेकेंट करती है मेटल पहले, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिटल वेकेंट करने के लिए मेटल को कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने भी पड़ेंगे, मेटल को कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने भी पड़ेंगे, किसी को देने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में अगर ये आयन है केवल, एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स है वो है K4Fe6, ये है। यहां पर पोटेशियम भी लगा हुआ है, ठीक। तो यहां क्या है कि अगर इसको हम ओपन करें तो 4K+ और FeCN6 4 नेगेटिव, ये है। मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है वो मेटल इसमें +2 में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मीनिंग ये हुआ इस मेटल पर चार्ज कितना है, +2। 2 इलेक्ट्रॉन उसको निकालने पड़े, किसी को देने पड़े 2 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एटम अपने 6 ऑर्बिटल वेकेंट करने के लिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इसी टाइप से और किसी में देखें हम तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन वो लूज करती है ऑर्बिटल खाली करने के लिए, 6 ऑर्बिटल खाली करने के। इतना समझ लीजिए कि यहां मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े 6 ऑर्बिटल खाली करने के लिए। कुछ तो पहले से खाली होंगे, कुछ और खाली हो जाएंगे। इस चीज को हम एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सेंट्रल मेटल जो होती है वो लूज करती है फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स्ड नंबर इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, जिससे कि खाली ऑर्बिटल बनते हैं, और वो जो खाली ऑर्बिटल बनते हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। जैसे इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने बॉन्ड बनते हैं, जितने लोन पेयर एक्सेप्ट होते हैं, तो 6 लोन पेयर आएंगे तो 6 ही क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि 6 लिगेंड हैं, एक लिगेंड यहां पर एक लोन पेयर दे रहा है तो 6 लिगेंड 6 लोन पेयर देंगे। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या, 6 है, तो 6 ही ऑर्बिटल वेकेंट करेंगे आयरन, और उसको वेकेंट करने के लिए उसे 2 निकालने भी पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये समझिए कि हमें कुछ अपने घर में किसी रूम में कुछ रखना है, ठीक, बाहर से सामान आया है
वो उसको रखना है, तो पहले से मौजूद जो सामान है उसको हो सकता है कहीं और शिफ्ट करना पड़े, यानी खाली करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए। इलेक्ट्रॉन जब लूज किए तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो मेटल पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज आने से ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। अब समझिए कि अगर ये केवल F ही रहता तो इतना चार्ज नहीं रहता, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता। Fe2 में तो किस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वो Fe2+ पर। क्लियर? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किस पे, एटम पर या आयन पर। थर्ड पॉइंट है, this facilitates the gain of electron pairs by central metal atom from various ligands since a greater force of attraction of nucleus pulls the ligands towards itself। अब बताइए इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने से मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके अलावा खाली भी ऑर्बिटल हो गए, तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से दिए जा सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होंगे वो आसानी से दिए जा सकते हैं, किसमें, खाली ऑर्बिटल्स में। भरे हुए में आसानी से जाएंगे या खाली में जाएंगे, खाली में आसानी से जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये हो गया। दूसरा, मेटल पे प्लस चार्ज आने से, प्लस चार्ज आने से जो न्यूक्लियस की खींचने की पावर है वो बढ़ जाएगी, खींचने की पावर है वो बढ़ जाएगी। तो वो इजीली लिगेंड द्वारा जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगा। कौन, मेटल। मेटल इजीली लिगेंड द्वारा जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, कमी हो चुकी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो न्यूक्लियस खींच लेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, लिगेंड के द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि ये जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं खाली, वो हाइब्रिडाइज होते हैं नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए। वेकेंट ऑर्बिटल तो हो गए लेकिन उनकी एनर्जी अभी सेम नहीं है, लिगेंड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो लिगेंड के अकॉर्डिंग बनाने के लिए क्या होगा, एनर्जी सेम करेंगे तो मिक्सिंग करेंगे, आपस में क्या करेंगे, मिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की, जिससे कि नए ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, सेम एनर्जी के बनेंगे। और वो कितने के, किसके बराबर होंगे, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये मेजर फैक्टर है किसको डिसाइड करने में, ज्योमेट्री को। कितने लिगेंड हैं, ऐसे 6 लिगेंड हैं यहाँ पे, किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं वो ये डिसाइड करेगा कि ज्योमेट्री क्या है। तो यहां पर कुछ दिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर CN शॉर्ट फॉर्म में दिखाया है, CN अगर 4 है, यानी 4 लोन पेयर डोनेटेड हो रहे हैं लिगेंड द्वारा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अगर 4 में 2 केस होते हैं, 4 है और हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, तो स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। 5 है तो sp3d, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 में अगर 6 लोन पेयर हैं, जैसे इस केस में देखिए 6 लोन पेयर हैं, तो sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। यानी इसमें आउटर मोस्ट जो d ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट वो यूज किया जा रहा है, इसलिए आउटर मोस्ट ऑक्टाहेड्रल। 6 केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है, इसमें इनर जो d ऑर्बिटल है वो यूज किया जा रहा है, तो इसे इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। तो ये मेन फैक्टर है। अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे, उस एग्जाम्पल के बेस पर आप किसी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली है, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए बच्चों, अप्लाई कैसे करेंगे इस थ्योरी को।
यहां से मैं हटा देता हूं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कैसे होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये अभी जो एग्जाम्पल बताया था इसी को ले लेते हैं। ये 4 FeCN6 ये है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है इसमें? अगर इसको डिसोशिएट करेंगे तो 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, यानी क्योंकि 4 पॉजिटिव हो गया तो 4 पॉजिटिव को बैलेंस कौन करेगा बच्चों? 4 नेगेटिव। अब देखिए 6CN है यहां, 6CN, तो 6CN को एक्सेप्ट 6CN के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जा रहे हैं लोन पेयर, उनको एक्सेप्ट करने के लिए इसको कितने निकालने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन यहां पर x मानिए, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 -1 होता है, CN पर जो चार्ज है वो -1 है, इजिकल टू -4, तो x -6 इजिकल टू -4, x इजिकल टू +2, ये -6 इधर जाएगा +2, यानी आयरन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े। आयरन +2 स्टेट में है। जनरली आयरन की जो एटॉमिक नंबर है वो है 26, आर्गन 3d6 4s2 ये है, और 4p0। अब इसे 6 के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक CN एक लोन पेयर देता है, तो हम लोन पेयर कितने होने चाहिए? 6, तो 6 के अकॉर्डिंग इसे 6 ऑर्बिटल क्या करने? वेकेंट करने, खाली करने हैं। तो देखिए क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां के निकल जाएंगे, Fe2 प्लस कितना हुआ? आर्गन 3d6 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए आउटर मोस्ट के, और 4p0। अब 6 बनेंगे कैसे? यहां D से मतलब है हमें, S से मतलब है, P से मतलब है, तो देखिए यहां देखिए समझिए इसको, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? D सब शेल में 5। इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ये 4s है और ये 4p है, ठीक, 4p है। यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 1 6। अब हमें समझना होगा CN की नेचर को, कि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। हालांकि ये जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में नहीं बताती है। इसके बाद जो थ्योरी आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में बताती है। तो इसकी ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि नहीं बता पाती है, लेकिन हमको इसको समझाने के लिए क्रिस्टल फील्ड का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये थ्योरी तो मान लेती है अपने आप ही, कुछ एजम्पशन खुद ही मान लिए हैं इन्होंने, इस थ्योरी ने। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए x है, ठीक, इस पर कुछ एग्जाम्पल भी ऐसे बने हैं, मैथमेटिक्स में मानते हैं ना, मान लो x है वैल्यू, मान लो y है वैल्यू, तो उन्होंने अपने आप ही खुद मान लिया है कि किसी में पेयरिंग होगी, किसी में नहीं होगी, ठीक। तो देखिए बच्चों, यहां पर इन्होंने क्या किया है, अपने आप ही इन दोनों ऑर्बिटल्स को वेकेंट कर दिया है। और अगर हम क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग माने तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ये दोनों चले गए, तो इसको क्या कहेंगे? इसको यहां भेज दीजिए, इस वाले को यहां भेज दीजिए, पेयरिंग हो गई। पेयरिंग हो गई तो क्या हुआ? ये दोनों ऑर्बिटल क्या हो गए बच्चों? वेकेंट हो गए, खाली हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हुए? 6 ऑर्बिटल वेकेंट हैं और हमको 6 ही चाहिए। तो मेटल ने इसी वजह से 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से ही 6 ऑर्बिटल
वेकेंट किए, और वेकेंट करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने भी पड़े, ये वाले। अगर ये रहे होते यहां तो क्या ये वाले दोनों खाली हो पाते? और हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो या तो D2sp3 है या sp3d2 है। तो D2 का मतलब ये वाले 3D के जो हैं, किसके, ये जो हैं ये किसके हैं, 3D अंदर वाले, और ये जो D हैं ये 4D के हैं, जो आगे वाला D होता है। क्लियर? तो ये किसके हैं, 3D के हैं, ये 4s और ये 4p। यहां पर ये ऑर्बिटल वेकेंट हो गए, तो यहां जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों, D2sp3। D2 अंदर वाले हैं, s का 1 है, p3, p के कितने हैं, 3 हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, यानी इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। तो ये क्लियर है यहां पर कि ऑर्बिटल उसको वेकेंट करने पड़े। अब क्योंकि ये हो चुका है तो इसे यहां से मैं रफ किए देता हूं। ठीक बच्चों, अब आगे देखिए, ये ऑर्बिटल हो तो गए, खाली तो हो गए, लेकिन अभी मिक्सिंग होना बाकी है। क्यों कि Cn तो 6 हैं और Cn सारे समान हैं, सेम है, तो उनको तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ही चाहिए। अभी तो इनकी एनर्जी सेम नहीं है, एक s है, 3 p है और 2 d है। क्या एनर्जी इनकी सेम है? नहीं। तो एनर्जी सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी को सब बराबर करेंगे, मिक्सिंग होगी। जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा कर लेगा, ज्यादा वाला कम कर लेगा, बराबर कर लेंगे। ठीक है ना? जैसे 6 दोस्त आ रहे हैं आपके यहाँ, ठीक, और आपने इनवाइट किया है, तो सभी को समान प्रकार के जो भोजन हैं वो प्रोवाइड होंगे। ये नहीं कि किसी को कुछ, किसी को खाली पानी पिला दिया, किसी को कॉफी पिला रहे हो, नहीं, सभी को सेम तरीके से ही आपको क्या खातिरदारी करनी पड़ेगी। तो समान ऑर्बिटल होने चाहिए 6Cn के लिए। अभी तो ये अलग अलग हैं एनर्जी में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2sp3। कुल मिला के D2sp3 वाले जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो सेम एनर्जी के होंगे और उन्हें कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो सभी का नाम होगा D2sp3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां Fe2 प्लस क्या बना, ये 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, 1 2 3, ये तो D ही रहे, 3D। बचे क्या, ये वाले, ये तो 3D, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने। जिन्होंने किया जो सेम एनर्जी के बने वो हैं 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा छोटा रह गया। इसको देखिए, यहां हो गया, यहां पे भी सेम साइज होगा, फिर इनका 1 2 3 4 टाइप, सही, बिल्कुल सेम साइज कर लीजिए इनका। इसको भी थोड़ा सही कर दीजिए ऐसे। अब हर एक इनमें क्या है, ये भी D2sp3, ये भी D2sp3, ये भी D2sp3, ये भी D2sp3, ये भी D2sp3 और ये भी D2sp3, सभी में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब क्या होगा, अब जब सेम एनर्जी के बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल तो Cn आएगा और Cn इसमें अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, या तो इस टाइप से दिखा लीजिए आप, या फिर x से भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को। Cn, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, Cn, ये इलेक्ट्रॉन Cn, ये इलेक्ट्रॉन Cn, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो कुल मिला के, और ये क्या होगा, क्या कि इलेक्ट्रॉन ओवरलैप, ये ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटलों के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैपिंग जब भी तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, तो इसको ऐसे समझिए, इसको ये नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए,
इससे क्या होगा, एक तो प्लस चार्ज है, तो मेटल के जो खाली ऑर्बिटल हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे मेटल लिगेंड द्वारा जो दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको ऐसे समझ सकते हैं हम बच्चों कि यहां पर से मैं रफ किए देता हूं यहां से। अब समझिए इसको, मेटल है, आयन है, ये आयन बन चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इस पे 6 ऑर्बिटल वेकेंट हुए थे, 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले से ही अपने को अरेंज कर लेते हैं एक प्रॉपर ज्योमेट्री में, लिगेंड के आने से पहले ही 1 2 3 4 5 और ये 6, ये सब क्या है, सेम शेप होगी इनकी। हो सकता है यहां पर बनाने में थोड़ा छोटा बड़ा हो गया हो, आप उसको मत देखिएगा जी छोटा हो गया सर, बड़ा हो गया, इसको मत देखिए, थोड़ा सा सभी सेम होते हैं और इनकी ज्योमेट्री पहले ही बन चुकी है। जैसे होता ना पहले ही 6 लोग आ रहे हैं आपके यहाँ, तो पहले ही आप अरेंजमेंट कर लेते हो। ये CN 6 आ रहे हैं Fe2+ से कंबाइन होने, तो पहले से ही अरेंजमेंट हो गया है, वहां पर आपने नाश्ता पानी सब तैयार कर रखा है उनके लिए, प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है। और जब आएंगे वो 6 लोग, 6 रिश्तेदार आपके, ठीक, ये नहीं कि जब वो आ जाएंगे तब आप प्लानिंग करोगे कि क्या करना है, ऐसा नहीं, पहले से ही अरेंजमेंट हो गया है इन ऑर्बिटल्स का यहां पर। ठीक, कि अरेंजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, लिगेंड किस तरीके से आएंगे, तो शेप जो बन गई है पहले से ही इनकी किस रूप में हो गई है, ऑक्टाहेड्रल। ये लिगेंड के आने से पहले ही हुआ है। अब आएंगे कौन, लिगेंड, और लिगेंड का भी कार्बन पे जैसे ऑर्बिटल है ये वाला, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी CN आ रहे हैं, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, CN इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड के ऑर्बिटल हैं, ये भी CN 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी CN 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां भी इस टाइप से आप इसको बना सकते हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन CN, ठीक है। अब ओवरलैपिंग होगी, ये वाले अपना साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे इनको लेने के लिए, तो ओवरलैपिंग होती कैसे, देखो होगा कैसे, ये इस टाइप से हो जाएगा, ये यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको ले लेंगे, खाली हैं, ये खाली ऑर्बिटल इनको ले लेंगे, ये हो गया, कोई चीज मिल रही है फ्री में तो लेने के लिए कोई बात नहीं, हाथ बढ़ा दो, हो गया, ठीक। ये है, कहते ना कि अगर रास्ते में अंगूर का पेड़ है, फ्री में अंगूर मिल रहे हैं, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो, चढ़ जाओ, तोड़ लाओ अंगूर। तो ऐसे ही यहाँ ये जो मेटल के खाली ऑर्बिटल है ये क्या करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं भरे हुए लिगेंड के भरे हुए ऑर्बिटल से, ठीक। तो ये जो बॉन्डिंग है ये क्या है, एक टाइप की कोवलेंट बॉन्डिंग है जो एक तरफ से हो रही है, साइनाइड ही दे रहा है, ठीक है बच्चों। ये है थ्योरी, क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये आपका इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अंदर वाले यूज हुए हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल हम आपको 1-2 एग्जाम्पल और समझाते हैं इसमें, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं आपको, आप खुद इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे कि क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और एक चीज और है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना लो स्पिन और हाई स्पिन के बारे में बताती है। यहां सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं, पहले से पेयर्ड फॉर्म में है, पेयर्ड हैं तो इसे बोल सकते हैं हम स्पिन पेयर्ड,
स्पिन पेयर्ड, यानी कि इसका जो स्पिन है वो पेयरिंग फॉर्म में है। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पिन पेयर्ड या और लो स्पिन। अगर अकेला होता है इलेक्ट्रॉन तो वो घूमेगा किसी एक डायरेक्शन में, और पेयर हो गया तो एक का स्पिन दूसरे के द्वारा कैंसिल हो गया, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सारे यहां पे क्या है पेयर्ड फॉर्म में, तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसे कहेंगे लो स्पिन, यानी स्पिन के लिए फ्री नहीं है, स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर एक भी अनपेयर्ड होता तो वो हाई स्पिन की कैटेगरी में आ जाता, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड होते चले जाते हैं और हाई स्पिन होता चला जाता है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर ये एक तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताती है, कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और एग्जाम्पल लेते हैं हम जिससे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। ये देखिए एक दो एग्जाम्पल और लेके देते हैं आपको, यहां समझाते हैं। यहां देखिए बच्चों, यह जैसे NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स आयन है और इसी पे ज्योमेट्री डिपेंड करती है ये। तो इनके ये लिगेंड है, ये मेटल है, बीच इंटरेक्शन कोवेलेंट ही होगा, तो इसको कुछ ना कुछ 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे निकल। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कितने लूज किए? ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर 4 - 1 = -2, तो x = +2 आया, यानी निकल किस स्टेट में है? +2 में है बच्चों, +2 में। वैसे निकल जो होता है वो क्या है? 28 है, आर्गन 3d8, शॉर्ट ट्रिक बताई थी 3d8 4s2। अब निकिल पर जो चार्ज है वो है +2, तो आर्गन 3d8 तो रहेगा, 4s0 ये वाले निकल जाएंगे, और 4p0 है तो 4p0 ही रहेगा, खाली तो है, 4p तो रहेगा, बेशक भरा हुआ नहीं है, खाली है, जरूरत पड़ी तो ले लेंगे उसको। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए से 2 निकालने पड़े हैं, किसी और को देने पड़े हैं। अब देखिए इसको D8 है, ये यहां 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका, ये 4s हो गया, और ये 4p 1 2 3 ये 4p हो गया। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे होगे, इसलिए मैं इसको यहां से हटाए देता हूं, ये भी दिखता रहेगा नहीं तो आपको, इसे हटा दो। अब देखिए 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने बताया था कि ये थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्ट्रॉन्ग या वीक के बारे में नहीं बताती, इन्हें तो जिसके साथ चाहा उसके साथ पेयरिंग करा दी, जिसके साथ नहीं चाहा पेयरिंग नहीं कराई। स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में नहीं बताया, लेकिन हाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जरूर ये बताती है कि साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा वो इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे होता है ना स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, बस में आप जा रहे हो, सीट पे बैठे हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन आया कोई, आपसे कहेगा हटो वाली तरफ चलो, मुझे बैठना है, हटा देता है अगर ताकतवर हुआ तो, और वीक है कमजोर है तो वो खड़ा रहेगा, आप मजे से बैठे हो कुर्सी सीट पर, होता है ना ऐसा ही। तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है इसको। और लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो क्या किया है कि अपने आप ही इसको पेयरिंग करा दिया, जिसको मन चाहा पेयरिंग करा दी, और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में वो नहीं बताया कुछ भी।
तो हमको पता है क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने पढ़ी है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पेयरिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब कितने ऑर्बिटल वेकेंट हो गए, 4 के लिए कितने चाहिए, 4, तो 1 2 3 4, 4 यहीं तक बैठ रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हुआ डी, 3D का डी, ये एस हुआ, 4s है ये, और ये 4p है, DsP2, DsP2, और DsP2 होता क्या है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और हाइब्रिडाइजेशन कितना है वो डिसाइड करता है कि ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखिए 4 तो ये अनहाइब्रिड रहे, Ni2+, 4 क्या रहे, अनहाइब्रिड, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ। फिर से ये हाइब्रिड वाले हैं जो बने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया। ये हाइब्रिड वाले इन सब में ये DsP2, ये DsP2, ये DsP2, ये DsP2, सब DsP2 हैं, कोई अलग नहीं रहा, सब मिक्स हो गए। ठीक, तो यहां पर DsP2 है। अब Cn आएगा अपने इलेक्ट्रॉन देने, यानी ओवरलैप होगी इसके खाली ऑर्बिटल और इसके भरे हुए ऑर्बिटल्स के बीच। तो क्या होगा बच्चों, इस टाइप से आप दिखा सकते हो, बी ए वेरी इजी, साइनाइड Cn और Cn, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, Ni2+ है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है प्लेन में अरेंज होते हैं ऑर्बिटल, एक इधर, 1 2 3 और ये 4 ऑर्बिटल हो गए, खाली हैं। और लिगेंड के, साइनाइड के जो भरे हुए ऑर्बिटल हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, Cn के, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, Cn के, किसके हैं, Cn के, और यहां भी ये किसके हैं, साइनाइड के। स्क्वायर प्लेनर का मतलब हुआ इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180 का यहां, और इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा यहां, 90 का, और ये 180 का। ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक, ज्योमेट्री। और इसको भी बताइए, इसमें भी कोई भी क्या है, अनपेयर्ड नहीं है, तो या तो कह दो डायमैग्नेटिक या लो स्पिन। क्या होगा ये, लो स्पिन और डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जो के रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेट से। वो पहले वाला जो बताया था वो पैरामैग्नेटिक, और नहीं वो भी क्या था, डायमैग्नेटिक ही था, जिसमें पेयर्ड होते हैं। अगर अनपेयर्ड हो तो पैरामैग्नेटिक या हाई स्पिन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एग्जाम्पल लेके आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बताए हैं। अब इसकी लिमिटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।